हो जाएगा 1-2 क्लासों में। करो आप ओके। मैं गजराज सर आपका जीएस प्लेनेट ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने आपको यहां पर हिंदी व्याकरण की जो पहली क्लास पीछे जो पढ़ाई है उससे आगे आपको पढ़ाया जाएगा हिंदी व्याकरण में, जो कि आप आरएएस, पीएसआई, एएसआई, एलडीसी और सीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें जो सिलेबस डाला जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि आपका आरबीएससी अजमेर के द्वारा जो भी आपका सिलेबस डाला गया है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे। पीछे आपके एक क्लास लग चुकी है, जिन्होंने उस क्लास को नहीं पढ़ पाए हैं तो देख सकते हैं जा कर के ऐप पर, उसको देखा जा सकता है। आज आपकी दूसरी क्लास है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें प्रयास करें। और आज आपको आगे पढ़ाया जा रहा है, भाषा पढ़ा चुका हूँ। भाषा में बताया कि भाषा की परिभाषा क्या होती है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, रूप होते हैं और उनकी इकाइयाँ होती हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। आज इसकी सेकंड क्लास है जो हम व्याकरण की बात करेंगे और व्याकरण के बाद फिर हम हिंदी जो भाषा है उसकी चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। व्याकरण। व्याकरण पहले हमने पढ़ा भाषा के बारे में, आज हम जानेंगे व्याकरण के बारे में। जब भी कोई भी शब्द होता है हिंदी में, मैंने पहले भी आपको बताया है, कोई भी शब्द हो पहले उसका आप एक परिचय के रूप में उसको सीखिए, ताकि इसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं जो निकलते हैं। जैसे कि मैंने भाषा में बताया था, इसी प्रकार इसके हम जब टुकड़े करेंगे या वर्ण विन्यास करेंगे, वी प्लस आ प्लस कर प्लस अन, ये इसके टुकड़े हो जाए। अब यहाँ आपके बहुत से क्वेश्चंस निकलते हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि व्याकरण में उपसर्ग छाटिए, पी क्या है आपका उपसर्ग है, और इसके साथ एक नहीं दो दो उपसर्ग है तो आ उपसर्ग है। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि व्याकरण में कितने उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो वहाँ ऑप्शंस आएगा, विकल्प देंगे आपको 1 2 3 4, तो यहाँ हम उत्तर दे सकते हैं कि यहाँ 2 है। या हो सकता है वो आपको छाटना पूछ ले कि इसमें छाटिए, तो ऑप्शन दोनों मिल भी सकते हैं। ए वी दे दिया, बी आपका आ दे दिया, सी में वी प्लस आ दे दिया, डी में इसमें और ऑप्शन दे दें तो आपको छाटेंगे वी और आ। और यदि वी के साथ आ नहीं है तो केवल वी होगा। तो एक क्वेश्चन तब ना यहाँ से बनता है। दूसरा फिर आ गया प्रत्यय छाटिए, तो प्रत्यय क्या है, अन है जिसके नीचे हलंत है। और मैंने आपको बताया कि हलंत का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है, पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो यहाँ कर, तो कर क्या है आपकी मूल क्रिया, जो हमने पीछे पढ़ा था उसमें मैंने बताया भी था, मूल क्रिया। और मूल क्रिया को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, धातु। तो कर मूल क्रिया है, तो करना क्या है, करना आपकी क्रिया है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जिसके अंत में ना, वो क्रिया होती है। तो यहाँ अगर धातु की बात करेंगे तो क्या आएगा, क्री। और उसके अगर अकॉर्डिंग चले तो ये संस्कृत से लिया गया है, तो वहाँ आपका प्रत्यय आता है लयुट, जिसमें आपका लयुट में अन शेष बचता है। लेकिन हिंदी के अनुसार अगर हम इसको पढ़ते हैं तो वी प्लस आ प्लस कर प्लस में अन हलंत आएगा। ठीक है, ये आपको करना है। दूसरी बात आती है कि यहाँ तो करण लिखा हुआ है, करण, तो अणय क्यों नहीं आया, इसको भी आप समझ लीजिए, ये व्याकरण का एक हिस्सा है। अणय को नए में बदलते हैं कब, जब इससे पहले रे आ जाए, जैसे यहाँ पे रे दिया हुआ है, या री आ जाए जैसे यहाँ पे री दिया हुआ है, या फिर आपका से आ जाए, तो उसके बाद अणय को हमेशा किसमें बदलता है, न। ये एक संधि का हिस्सा है। मेरे क्या मतलब सामान्य जो बातें हैं उसको भी आपको साथ साथ में सीखना है। ये नहीं कि सीधा हमने पढ़ा कि व्याकरण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बताइए और जो इसके जुड़े हुए हैं। पहले आप इसका परिचय कीजिए, परिचय में भी आपको यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस निकल सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया वी प्लस आ प्लस कर प्लस में अन, ये इसका परिचय हो जाएगा और यहाँ से हम इन क्वेश्चनों को सीख सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने आपको बताया बेस,
बेसिक बातें क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि व्याकरण में आप पद परिचय देते हैं, तो व्याकरण किससे बना है? वी प्लस आ प्लस कर प्लस में अन। तो यहाँ उपसर्ग है, जहाँ वी प्लस आ भी आ सकता है, अकेला वी भी पूछा जा सकता है। दूसरा फिर कर क्या है? मूल क्रिया है, और करी इसमें धातु है, और करना आपकी क्रिया। साथ में फिर आ गया अन, तो संस्कृत के हिसाब से ललित पढ़ते जाता है, लेकिन हम आपको हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो हम उसकी चर्चा नहीं कर सकते। तो यहाँ अन आएगा, नीचे हलंत आएगा। हलंत और विसर्ग का प्रयोग हमेशा संस्कृत के शब्दों में होता है। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं, और इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया कि अणय का नय कब होता है, तो वे आपको बताया र, री और सी। तो हम अणय को किस में बदलेंगे? नय में, नय को बदलेंगे अणय में। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे परिभाषा, व्याकरण परिभाषा। परिभाषा कहने का तात्पर्य व्याकरण किसे कहते हैं, तो यहां हम परिभाषा पढ़ते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का बोध होता है या ज्ञान होता है। बोध होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ये परिभाषा हम पढ़ते आ रहे हैं। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा वो आपको देखना है परीक्षाओं में कैसे पूछेंगे इसको। परीक्षा की बात करें तो यहाँ ऑप्शनल आता है, आपको ऑप्शन के हिसाब से पढ़ना चाहिए, वन लाइनर ना पढ़े। यहाँ पर आ गया व्याकरण क्या है, तो वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कि व्याकरण एक शास्त्र है। जैसे हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि भाषा क्या है, तो भाषा एक माध्यम है और व्याकरण एक शास्त्र है, जिसके द्वारा हम क्या सीखते हैं? भाषा के किस रूप का ज्ञान होता है? शुद्ध रूप का। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। जो हमें शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। लेकिन प्रश्न ये आएगा कि जो शुद्ध रूप होता क्या है, शुद्ध रूप का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। शुद्ध रूप का मतलब क्या होता है? शुद्ध का अर्थ होता है शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, और एक हम पढ़ते आ रहे हैं शुद्ध लिखना। जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना बताता है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम बात है जो आजकल जोड़ी जा रही है। भाई शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना तो उचित है, लेकिन साथ साथ ये होता है कि उसको समझना भी पड़ता है। तो चौथी बात यहाँ पर अब ये जुड़ गई है कि अच्छी प्रकार से उसको समझना, जिसे हम क्या कहेंगे? व्याकरण। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो यही बताया कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। शुद्ध रूप का मतलब होता है चार बातों से। पहले हमें तीन बातें पढ़ाई जाती थी, जैसे इसमें लिखा हुआ है शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन चौथी जो बात है होता है इसको अच्छी प्रकार से समझना, उसे हम क्या कहेंगे? व्याकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसके एक परिभाषा और आ रही है। परिभाषा जैसे हमने एक पढ़ा था, यह आपकी दूसरी परिभाषा है। जो शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाई जा रही है, शब्दानुशासन। शब्दानुशासन को भी व्याकरण कहते हैं। इसका अर्थ ये है जो शब्दों को अनुशासित रखता है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। ये इसकी दूसरी परिभाषा बन चुकी है।
जो शब्दों को अनुशासित करता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो ये दो परिभाषाएं हैं जिनको आप अच्छी प्रकार से याद कर सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया कि व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करते हैं। दूसरा मैंने अभी लिखा है आपको कि शब्दानुशासन को भी व्याकरण कहा जाता है। इसका अर्थ होता है जो शब्दों को अनुशासित रखता है, ठीक है, शब्दों को नियमों में बांध के रखता है। तो यहाँ से आएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि भाषा में व्याकरण की उपयोगिता क्या है बताइए। और ये क्वेश्चन बहुत से कंपटीशंस में आ चुका है जो आपको पढ़ना, कि भाषा में व्याकरण की क्या आवश्यकता पड़ी, इसकी क्या उपयोगिताएं हैं, तो जो आपको पढ़ना है। तो इसकी तीन उपयोगिताएं होती हैं, तीन बातें होती हैं जो अहम होती है। क्या? जो इसकी परिभाषा भी हम यूज कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे आ गया कि भाषा में व्याकरण की उपयोगिता क्या है, तो नंबर 1, ये भाषा को क्या बनाए रखता है, तो आएगा भाषा को नियमबद्ध रखता है, भाषा को नियमों में बांध के रखता है। तो आ गया नियमबद्ध। और नियमबद्ध का जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया, जो ऊपर लिखा हुआ है शब्दानुशासन, जो शब्दों को अनुशासित रखता है, तो भाषा में ही है। तो ये इसकी पहली उपयोगिता है कि भाषा को नियमबद्ध रखता है। नंबर 2, भाषा की एक रूपता, भाषा की एक रूपता को बनाए रखता है, भाषा की एक रूपता को बनाए रखता है। और नंबर 3, भाषा की समरसता को बनाए रखता है। कहने का मतलब 3 बातें हैं और ये तीनों ही विकल्प आपको परीक्षा में मिलेंगे। चौथा उपलब्ध आपको जो विकल्प मिलेगा उसमें लिखा मिलेगा, उपरोक्त सभी आपको सीधा याद कीजिए, तीनों ही होते हैं। नियमबद्ध होता है कि नियमों में बांध के रखता है। दूसरा आता है एक रूपता, भाषा में जो तारतम्य होता है, जो लय होता है, उसको बना के रखता है, उसकी लय को समान रूप से रखता है। तो ये तीनों बातें हैं जो इससे जुड़ी हुई है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी कंपटीशंस में इसको पूछा गया है और ये सभी लेवल्स पे आता है। तो आपको सीधा याद कर सकते हो कि भाषा में व्याकरण की उपयोगिता बताइए। अगर वो संख्या में पूछते 1 2 3 4 तो आप 3 उत्तर दे सकते हैं। पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो जैसा मैंने अब यहाँ पे आपको बताया कि भाषा को नियमबद्ध रखना, भाषा की एक रूपता को बनाए रखना, समरसता को बनाए रखना, ये आएगा भाषा में व्याकरण की उपयोगिता। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा व्याकरण की परिभाषा और भाषा में व्याकरण की उपयोगिता। अब आगे अगला क्वेश्चन जो आपका आएगा वो देखते हैं। व्याकरण के जैसे अक्सर आप सामान्य भाषा में पढ़ते हो भेद, भेद ना मिले तो हमने जैसे पढ़ा है प्रकार, व्याकरण के भेद बताइए, प्रकार बताइए। लेकिन परीक्षाओं में अक्सर ये शब्द आपको मिलेगा जो यहां मैं लिख रहा हूं, घटक। इसको आपको याद करना। व्याकरण के कितने घटक होते हैं, अर्थात प्रकार होते हैं या इसके भेद होते हैं। तो यहां आपको 2 तरीके से पढ़ना है। कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि दोनों बातें एक साथ कैसे, और परीक्षा में इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा। तो ये सिलेबस का हिस्सा है। जब पहले पढ़ाया जाता था इसका उत्तर कुछ और होता था, आज जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो इसका उत्तर कुछ और है। तो दोनों तरीके से पढ़िए, कहीं से इस क्वेश्चन को उठाया जा सकता है। तो यहाँ जैसे मैंने बताया आपको लिख दिया 3, फिर मैंने इसको लिखा 4, दोनों को समझिए। व्याकरण के कितने घटक हैं, भेद या प्रकार हैं। अब वहाँ विकल्प में दोनों आ गए, 1 2 3 4, तो आपका उत्तर क्या होगा, वो 4 होगा। अगर वहाँ 4 विकल्प नहीं होता है तो फिर क्या करें, तो वहाँ लगभग बच्चे फिर जाते हैं कि इनमें से कोई नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको सीखने, अगर 4 नहीं होता है तो हम 3 करेंगे, क्योंकि पहले 3 पढ़ाया जाता था, आज इसकी संख्या 4 है। इसलिए दोनों तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि व्याकरण ही एक ऐसा है, चाहे वो किसी भाषा का हो, जिसमें जहाँ जहाँ जब जब बदलाव हुआ है सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए।
तो जैसे हमने बताया 3 और 4। और यदि आपने पूछा कि विकल्प कौन से आएंगे, तो मैंने कहा अगर 1 2 3 4 आता है 4 करो, 4 ना मिले तो 3 करो। अब ऐसा ना हो वहां 4 ना मिले और आप लिखो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन कौन से हैं उसमें चर्चा करते हैं। पहला, वर्ण प्रकरण। थोड़ा जटिल शब्दों का प्रयोग करेंगे वहां पर। पहले आप जैसे बुक्स से पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक में जो पढ़ा जाता है, तो वहां पर ये शब्द आता था विचार, लेकिन उसका जटिल शब्द आएगा प्रकरण। तो इसको याद कीजिए। नंबर 2, शब्द प्रकरण। शब्द प्रकरण। नंबर 3, वाक्य प्रकरण। ये पहले पढ़ाए जाते थे, आज से काफी समय पहले सिलेबस का ये हिस्सा था कि वर्ग प्रकरण, शब्द प्रकरण और वाक्य प्रकरण। तो यहाँ 3 हुए, लेकिन उसके बाद चौथा जोड़ा गया। और वो क्या जोड़ा गया था, वो आपका ये था पद प्रकरण। लेकिन यहां पर भी चेंजमेंट हो चुका है, मतलब कि बदलाव हो चुका है। पद के स्थान पर अब एक नया शब्द डाला जा रहा है, तो उसको याद कीजिए। छंद प्रकरण मिलेगा अब आपको। पद प्रकरण न देकर वहां आपको छंद प्रकरण मिलेगा। ठीक है, अब ये जितने 4 भाग मैंने लिखे हैं, वर्ण प्रकरण, शब्द प्रकरण और वाक्य प्रकरण और आपका पद प्रकरण, मैंने क्या कहा, पद के स्थान पर अब क्या शब्द आ गया है, छंद प्रकरण। ठीक है, तो अब जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जा रहा है वो पद के स्थान पे छंद। तो आप दोनों को पढ़ के जाइए, या तो वहाँ छंद मिलेगा या आपको पद मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके 4 हैं। इसके भेद, प्रकार या घटक 3 यहाँ तक जैसे मैंने बताया, और चौथा आपका ये है जो आप पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि हमें जो भी पढ़ना है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। जो आपके बोर्ड के द्वारा जो मानित है, जो डाला गया सिलेबस में पाठ्यक्रम जो है, आप उसी को पढ़िए। उसी के अकॉर्डिंग ही कोई भी परीक्षा होती है, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर वहाँ कोई भी क्वेश्चन अगर सही या गलत होता है तो वहीं से प्रमाणित होता है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, और उसी के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है तो वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा, व्याकरण के घटक 3 और 4। ये आपको मैंने पढ़ाया, एक 5 से 7 मिनट का ही टॉपिक था कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। जैसे मैंने बताया, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा, ठीक है, जिससे हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। शुद्ध रूप का मतलब होता है 3 बातों से, लेकिन आज 4 बातें हैं। जैसे मैंने बताया, आपका बोलना, पढ़ना, लिखना, चौथा समझना। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि भाषा में इसकी उपयोगिता बताइए, तो उपयोगिता बारे में आपको बता चुका हूँ। 3 बातें पढ़ेंगे कि भाषा के नियमों को बना के रखता है, नियमबद्ध रखता है, एक रूपता को बनाए रखता है, भाषा की समरसता को बनाए रखता है। लास्ट में हमने पढ़ा किसके घटक प्रकार बताइए कितने हैं। तो मैंने आपको 3 और 4 दोनों पढ़ाए। दोनों ऑप्शन होते हैं, 4 करो, 4 ना मिले तो उस पर 3 करो। पहले 3 पढ़ाया जाता था, वर्ण प्रकरण, शब्द प्रकरण और वाक्य प्रकरण। उसके बाद चौथा बना पद प्रकरण, और पद को भी चेंज कर दिया गया है, पद के स्थान पर अब छंद प्रकरण पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसको आप आराम से पढ़िए और इसको समझ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होता है, जब भी आप इस क्लास को देखते हो तो उस पर अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, उसका आपको आंसर भी दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा भाषा और व्याकरण, भाषा और व्याकरण का आपस में संबंध। अब बात आती है, हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो अब चर्चा करेंगे हिंदी पर। अब हम हिंदी को समझेंगे कि इसमें कौन कौन से आपके क्वेश्चंस बनेंगे हिंदी। यहाँ से अभी तक जो चर्चा थी वो हो चुकी है, जो आपका पहला ही चैप्टर बनता है भाषा और व्याकरण, जो हम पढ़ चुके हैं। अब हिंदी की चर्चा होगी, हिंदी व्याकरण पढ़ाया जा रहा है, तो हिंदी से हम शुरुआत करते हैं। और यहाँ एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन क्या होगा कि हिंदी शब्द कहाँ से लिया गया। हिंदी शब्द है, और वहाँ आपको विकल्प मिलेंगे संस्कृत,
आपका फारसी, आपका इसके अलावा 2 ऑप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो जो हमें पढ़ाना है मैं उसी को बता रहा हूँ कि हिंदी जो शब्द है वो क्या है, फारसी है। हिंदी शब्द फारसी है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि हिंदी जो शब्द है वो फारसी है। इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों। तो देखो, आपको पता होगा कि हमारा देश काफ़ी समय तक गुलाम रहा है और एक हमारा क्षेत्र पड़ता है, ये वर्बली मैं आपको बताऊंगा लिखने के बजाय, जिसको हम बोलते हैं पश्चिम उत्तर क्षेत्र। हालांकि ये जो टॉपिक है आपका, ये जीके के टीचर्स पढ़ाते हैं आपको, लेकिन मेरी इसमें दिया गया है हिंदी के बारे में बच्चों को समझाना होता है, तो वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। तो वहाँ मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊँगा कि एक पश्चिम उत्तर, मैंने कहा जहाँ एक सिंह द्वार बताया जाता है, और उस क्षेत्र से हमारे यहाँ जो भी व्यापारी बन के आए, जैसे मुस्लिम वर्ग के लोग आए और उन्होंने यहाँ राज किया, और ये उन्हीं की देन है। हिंदी जो आपका ये फारसी है, तो वो जब व्यापारी बन के आए थे तो उसी रास्ते से आए थे। उस क्षेत्र में ईरान एक देश पड़ता है, ठीक है, और लेह लद्दाख के क्षेत्र से इनका आना हुआ, तो वहीं से ये शब्द निकल के आया है। हिंदी जो शब्द है वो फारसी। लेकिन क्यों, क्यों का जवाब सुन लो। क्यों का जवाब ये आएगा कि काफ़ी समय पहले, और वो ज़्यादा मैं फिक्स नहीं बता पाऊंगा, फारसी जो है ये जो भाषा बनी थी, तो उस समय उस देश का नाम क्या था, फारस। फारस किस देश का नाम था जिसकी हम चर्चा कर देते हैं। इस समय उसका नाम है ईरान। इसलिए ईरान देश की जो भाषा है वो आज क्या है, ईरानी। उस समय इस देश का नाम क्या था, फारस, इसलिए क्या बनी, फारसी। और हिंदी कहाँ से लिया गया है, यहाँ से। अब हमारे यहाँ जब व्यापारी बन के आए तो किस रास्ते से आए थे ये लोग, तो ये कहाँ से आए थे, आपको पता है लेह लद्दाख में एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी, ठीक है, उधर से इनका आना जाना हुआ, और वहीं से आपको पता है ये फारसी शब्द है, और सिंधु जो शब्द है वो आपका संस्कृत का है। और हमारी सबसे प्राचीन या सबसे जो भाषा बताई जाती है वो कौन सी है, संस्कृत। और संस्कृत भाषा के बारे में आप सबको पता होगा, संस्कृत भाषा सर्वेषां भाषा नाम जननी। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की माँ है, जननी है। ये इसे जन्म हुआ है सभी भाषाओं का। तो सिंधु शब्द है वो संस्कृत है, और लेह लद्दाख में जो भाषा है उसका नाम क्या है, सिंधी। अब इसको यहाँ समझने का प्रयास करो। हिंदी का सिंधी से क्या लेना, सब तो समझ आ गया। क्वेश्चन तो यही बना था कि हिंदी जो है वो फारसी है, ये तो हो चुका है। और ये फारस उस देश का नाम था जो आज ईरान के नाम जाता, आज उसकी भाषा ईरानी है। लेकिन यहाँ क्या है कि जो उनका जो है उच्चारण में वो हमारा स है, और उनका जो द है वो हमारा ध है। इसलिए है से स बना और द से ध बना, इसलिए हिंदी से सिंधी और सिंधी से हिंदी, ये यहाँ आएगा। तो आपका क्वेश्चन इतना ही आएगा कि हिंदी जो है वो किस भाषा से है, सीधा लिख सकते हैं फारसी। तो उस समय फारस था इसलिए फारसी, आज ईरान है तो वहाँ की भाषा ईरानी। लेकिन अपना क्वेश्चन है हिंदी कहाँ से लिया गया, फारसी से। कहाँ से बना, सिंधी। सिंधी संस्कृत का है, वो आपका इसका है। अब सिंधु का स्थान है, सिंधु का देश है, तभी तो कहलाया सिंध देश, ठीक है। उसको अब बदल दिया हमने, हिंदी बना, सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंदुस्तान बना। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था, शेरशाह सूरी के दरबार में किया गया था, ठीक है। तो ये मुस्लिम संप्रदाय की देन है जो हिंदी आप पढ़ रहे हैं, ये फारसी शब्द है। एक ही क्वेश्चन था, लेकिन इसको बताना मेरे फर्ज बनता है, इसलिए मैंने आपको बताया। हालांकि मैं सीधा बता सकता था कि हिंदी फारसी है और आगे बातों का कोई औचित्य नहीं है, फिर मैंने इसको बताया। तो यहाँ हमने पढ़ा कि हिंदी फारसी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आएगी कि जो ये भाषाएं हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन हो सकता आए या ना आए, फिर भी आपको बताना जरूरी है, बेस क्लियर करना होता है कि हिंदी है ये किस भाषा परिवार से निकली है, कितने भाषा परिवार होते हैं, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले एक वन लाइनर क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बता देता हूं कि
विश्व में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो कुल भाषाएं, तो कुल भाषा में एग्जिट नहीं होता है, इसलिए एक शब्द लिखा जाता है 3000 और फिर आगे लिखा जाता है लगभग। लगभग 3000 के ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधा इसको आप याद कर सकते हैं कि विश्व में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 3000 लगभग है। फिर अब बात आती विश्व की चल रही है तो भाषा परिवार भी होगा, लेकिन उस क्वेश्चन का आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मैं आपको वर्बली बता देता हूं कि विश्व में कितने भाषा परिवार हैं, तो 12 होते हैं। कुछ एक मैंने देखा है 13 भी पढ़ा रहे हैं, तो उससे पहले 10 भी पढ़ाया जाता था। लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन आपके सिलेबस से नहीं आएंगे, आपका अपने सिलेबस का आएगा। और जहाँ चर्चा होगी, जैसे मैंने कहा हिंदी की चर्चा होगी, और तो वहाँ पूछेंगे कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं, उस क्वेश्चन को हमें जोड़ना है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कि भारत में भाषा परिवार, तो भारत में जो भाषा परिवार है वो कितने हैं आपके? 4। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि भारत में 4 भाषा परिवार हैं, जिसमें से एक अपनी हिंदी भी है। अब वो कहाँ से कैसे आया उसके बारे हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि 4 कौन कौन से। 4 की चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, पहला भारोपीय। भारोपीय ये आपका पहला भारोपीय परिवार, जो कितने प्रतिशत लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ 73%। इसमें वो हिंदी जुड़ा हुआ है, कितने प्रतिशत लोगों का यहाँ प्रयोग होता है। लेकिन अभी आपको सीधा पढ़ाया जा रहा है भाषा परिवार 4 हैं, कौन कौन से हैं? तो जैसे मैंने पहले लिखा, भारोपीय, भारत और यूरोप का जो क्षेत्र है जिसमें 73%। दूसरा आपका आएगा द्रविड़, जो अपना साउथ का क्षेत्र है, द्रविड़। इसमें जो आता है वो आपका कितने प्रतिशत लोग प्रयोग करते हैं? तो आएगा 25%। इसके बाद तीसरा आस्ट्रिक। आस्ट्रिक जो बहुत कम प्रयोग किया जाता है वो आपका है 1.3%। द्वीप का जो क्षेत्र है आपका, जितने भी टापू होते हैं। और चौथा जो आपका है वो आपका आएगा चीनी तिब्बती। चीन और जो तिब्बत का क्षेत्र है, चीनी और आपका तिब्बती, क्योंकि भाषा का नाम है इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है। और ये है आपका 0.7%। ये मिलाकर के यहाँ टोटल 100% बनता है। तो हमें जो अपना क्वेश्चन निकालना है, हमें उस क्वेश्चन से मतलब है कि हमें कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। और यहाँ आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो यही है कि हिंदी जो है वो किस भाषा परिवार से है। तो पहले हमने यही जाना है कि विश्व में कुल कितनी भाषाएं हैं, आप सीधा पढ़ सकते हैं 3000 हैं। दूसरा मैंने बताया कि कितने भाषा परिवार, हमें विश्व के नहीं पढ़ने कि विश्व में कितने हैं, ये बहुत अपर लेवल का क्वेश्चन होता है। सीधा हमारा संबंध हिंदी से है तो हम अपने यहाँ से पढ़ेंगे। और भारत में जो भाषा परिवार है वो 4 हैं, जिसमें मैंने यहाँ चर्चा की, जिसमें हिंदी यहाँ से निकलेगा, भारोपीय परिवार। दूसरा द्रविड़ साउथ में, जैसे मैंने कहा कन्नड़ मलयालम जो आपके आते हैं, ठीक है, ये चाइना और तिब्बत का जो क्षेत्र है। और इसके एक्स्ट्रा जो आपका आते हैं जंगल वाले क्षेत्र, वनों वाले, वहाँ कौन कौन सी भाषा का प्रयोग होता है। तो यहाँ आपको ये पढ़ना है भारोपीय परिवार, जिसमें 73%, ठीक है। और इसी में से क्वेश्चन आपका आएगा। लेकिन अब आता है, मैंने पहले भी चर्चा की है कि हिंदी जो है वो उसका नाम जो फारसी से लिया गया है आपका जो शब्द, और वो ईरान से आया है, वो चर्चा यहाँ होती है कि भारोपीय जो परिवार है यहाँ, इसकी जो शाखा है उसका नाम बताएं। तो यहाँ एक इसकी जो शाखा है वहीं से एक क्वेश्चन निकलेगा आपका। भारोपीय परिवार की जो शाखा है उसका नाम, तो उसका नाम है आपका भारतीय ईरानी। भारतीय ईरानी ये इसकी शाखा है। और फिर इसकी उपशाखा, इसकी जो शाखा है ये तो है इसकी शाखा, और इसकी जो उपशाखा जहां से वो क्वेश्चन आपका निकलना है, इसकी जो उपशाखा है वो आपका कौन सा है? तो यहां से आपका क्वेश्चन आएगा भारतीय
आर्य भाषा परिवार, आर्य, ये आपका यहाँ से भारतीय आर्य, ये आपकी उपशाखा है जिसके एक भाषा में आता है आपके हिंदी। तो ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से पूछा जाएगा आपको। ये तो मैंने फिर भी एक्स्ट्रा बताया है कि ये 4 भाषा परिवार कौन कौन से हैं, चारों पूछे जा सकते हैं और इनकी प्रतिशतता भी पूछी जा सकती है। जैसे बहुरूपीय 73%, ये 25, 1.3 और ये आपका 0.7। इसके अलावा कहाँ से निकाला गया बहुरूपीय में, तो शाखा है भारतीय ईरानी और उसकी शाखा है भारतीय आर्य भाषा परिवार, यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से निकला हुआ है। तो ये आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और जो जो क्वेश्चंस बनते हैं मैंने स्पष्ट लिखवा दिया है। अगर ये 1 लाइनर क्वेश्चन आता है कि संसार में कुल कितनी भाषाएं हैं विश्व में, तो 3000 के लगभग, क्योंकि इनकी संख्याएं बढ़ी हैं घटी नहीं है। पहले एग्जिट पढ़ाया जाता था, उसके बाद बहुत से और भी देश हैं धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे हैं, उनकी गिनती में आ रहे हैं, तो उनकी भाषाएं जुड़ती जा रही। उसके बाद ये प्रश्न आएगा कि भारत में कितने भाषा परिवार है, आप सीधे लिख दीजिए 4 है। कौन कौन से हैं, बहुरूपीय, द्रविड़ और आपका कास्टिक और चीनी तिब्बती। फिर आएगा ये अभी जैसे मैंने चर्चा की कि हिंदी फारसी है, फारस देश हुआ था जो आजकल ईरान के नाम से है, वही इसकी शाखा बन जाएगी भारतीय ईरानी, और फिर उसकी उपशाखा भारतीय आर्य भाषा परिवार जो आपका बनता है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछेंगे। ठीक है, जो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इससे अगला क्वेश्चन आएगा कि हिंदी जो भाषा जो हम पढ़ रहे हैं इसका विकास कैसे हुआ, विकास क्रम बताइए। तो अब पढ़ेंगे इसका विकास क्रम। अपनी जो भारतीय आर्य भाषा परिवार है, आर्य भाषा परिवार, अब अपने देश की जो भाषा है वो संस्कृत है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आता है, तो यहां हम पढ़ रहे हैं केवल हिंदी के बारे में, तो यहां हम पढ़ेंगे हिंदी। और हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है, ये क्वेश्चन आता है। हिंदी भाषा का विकास क्रम, ये आप पढ़े कि इसकी सीरीज में बताइए कि कहां से आया। तो इसमें जब क्रम वाइज पढ़ते हैं तो मैंने कहा अपनी जो भाषा है वो संस्कृत है। अब ज़्यादा इसको गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, इसको अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आपका लेवल है उतना ही पढ़ो तो अच्छा है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। नहीं, इसको 2 तरीके से पढ़ाया जाता है कि वेद कहाँ लिखे गए, तो वेद जब लिखा करते तो वेद ही संस्कृत है, जिसको आजकल छांदस के नाम से जानते हैं। उसके बाद लौकिक संस्कृत आई, तो हम जो लोग पढ़ते हैं वो लौकिक ही है। लौकिक का मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन निकला कहाँ से। लोक जो शब्द है ये तत्सम है और इसका जो तद्भव होता है वो लोग होता है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि हम कौन सी संस्कृत पढ़ते हैं, तो आपका आ गया लौकिक संस्कृत, इसलिए मैंने केवल संस्कृत लिखा है। ठीक है, पहले संस्कृत था, संस्कृत बातें होती थी, उसके बाद इसका दूसरा जो रूप आया वो पाली है, पाली के बाद प्राकृत आया। आपको सिर्फ इसका सीरीज याद करना है, इनके बारे में इतना ज़्यादा गहराई में नहीं जाना। वहाँ पर सीरीज पूछेंगे, क्रम पूछेंगे कौन कौन सा था आप बताइए। इसके बाद अपभ्रंश आएगा, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद, तो अपभ्रंश के बाद एक ये शब्द आता है, इसको मैं क्लियर कर दूंगा कि आपका कौन सा है। तो हम अक्सर ये पढ़ते हैं अवहट, इसको सही शब्दों में क्या बोला जाए, तो आप इसको लिख सकते हैं अवहट का अर्थ ही होता है परवर्ती, और परवर्ती का विलोम शब्द होता है पूर्ववर्ती, अर्थात बाद में। परवर्ती अपभ्रंश है ये भी, परवर्ती अपभ्रंश, जो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो। इसके बाद आपका क्या बना, जो जो इसकी सीरीज है वो बनती जाएगी। उसके बाद आपकी प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी, और आज जो आप पढ़ रहे हो वो कौन सी है, आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी। इस तरह से आप इसको जान सकते हैं, ये इसका विकास क्रम है। हिंदी भाषा का विकास क्रम, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, जिसको मैंने कहा परवर्ती, अपभ्रंश, प्राचीन हिंदी, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, आधुनिक हिंदी। और आपने देखा भी होगा पहले जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ाते थे, बच्चों को बुक्स बताते थे, तो उस पर लिखा होता था सरल हिंदी व्याकरण,
सामान्य हिंदी व्याकरण। लेकिन आज जो पुस्तक छपती है हिंदी व्याकरण, इस पे लिखा हुआ है आधुनिक हिंदी व्याकरण। तो समय के अनुसार परिवर्तन है। तो ये आपका हिंदी भाषा का विकास क्रम था जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इससे आगे जो क्वेश्चन आता है उसकी चर्चा करते हैं। अब ये तो हमने पढ़ा कि भाई हिंदी कहाँ से आया और विश्व में कितनी भाषाएं, कितने भाषा परिवार है, कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ से आया और हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ। अब इसी से एक क्वेश्चन निकलता है जो आजकल परीक्षा में पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे जोड़ा है। और वो आएगा अपभ्रंश से। यहाँ से क्वेश्चन निकला था अभी, परीक्षा में पूछा हुआ है, जो आपका यहाँ से बनेगा कि जो अपभ्रंश है इससे भारतीय आर्य भाषाओं का विकास बताइए। आर्य भाषा जो परिवार, आर्य भाषाओं, आर्य भाषाओं का विकास, इसको थोड़ा जान लो कि ये कहाँ से कैसे कैसे आएंगे। तो इसके जो आपका विकास है इसमें इसके हम पढ़ेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ। तो उसको जानने के लिए हमें यहाँ पे आना होगा अपभ्रंश में, और हम पढ़ेंगे अपभ्रंश के भेद, कौन कौन से भेद। और यहाँ मैं आपको मोस्टली जो आते हैं उनकी चर्चा करूँगा। तो यहाँ भेद हैं इसके 6, वो आप जान लीजिए। टेबल के द्वारा इसको याद किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी डाला था। कौन कौन से आएंगे? नंबर 1 पहला आपका जो आता है, और यहीं से क्वेश्चन डला था, शोरसेनी। यह आपका है अपभ्रंश का भेद, शोरसेनी। अब शोरसेनी में कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित है वो आपको याद करनी है। तो यहाँ पर आएगा पश्चिमी हिंदी, जो आगे आपको बोलियों में पढ़ाएंगे कि बोलियां हैं उसके कितने वर्गों में बांटा गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये क्वेश्चन बनता है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ लिख दो पश्चिमी हिंदी, और इसको याद किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें आएगी राजस्थानी, और ये क्वेश्चन अभी अभी किसी परीक्षा में डला है। ये क्वेश्चन डला हुआ है राजस्थान जो पूछा गया था। और एक इसमें आएगा गुजराती। तो ये तीनों आपको याद करना है। शोरसेनी में कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और आपकी गुजराती। ये आपका पहला भाग है। इसके बाद नंबर 2, नंबर 2 पे अर्धमागधी, अर्धमागधी। मागधी का अर्थ होता है मगध का जो क्षेत्र है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। जरा तो आप जीके में पढ़ते होंगे, आपको पढ़ाया जा रहा होगा। यहाँ मुख्य मुख्य बातें हैं जो आपको बता रहा हूँ। अर्धमागधी में कौन कौन सी भाषा? तो अर्धमागधी में आपकी एक ही भाषा आएगी, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, ये इसको यहां से याद करना है। इसके बाद नंबर 3, इसको आगे पीछे कैसे पढ़ा सकते हैं? कभी किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा हो मागधी को पहले छोड़ा बाद आदेश होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे पढ़ा जा सकता है? मागधी। अब मागधी में कौन कौन सी भाषाएं हम पढ़ेंगे? आपको ये टेबल ही याद करनी है, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना। बिहारी, उड़िया जो उड़ीसा में बोली जाती है, आपकी बांग्ला, इसके अलावा असमिया। ये 4 इसमें आएगी। असमिया ये सारी उपभाषा कह दो, इसको कह सकते हो आप। ये उनकी क्षेत्र में बोली जानी बोलियां हैं, बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। ये आपके 3 क्षेत्र हुए। नंबर 4, नंबर 4 पर है खस। खस है, इसमें कौन सी भाषा आती है? तो ये है पहाड़ी क्षेत्र, तो यहाँ आएगा पहाड़ी। अब ये भाषा किससे प्रभावित है?
मतलब किससे इसका प्रभाव पड़ा है, तो आप शॉर्टकट में याद कर सकते हो, शौरसेनी भाषा से प्रभावित है। शौरसेनी भाषा से प्रभावित, ये क्वेश्चन आ सकता है अलग से, इसलिए इसको यहाँ पे डाला गया खस। ठीक है, इसके बाद नंबर 5, नंबर 5 पर आपका आएगा ब्राचड़। ब्राचड़, और ब्राचड़ में आपका कौन सा आता है, तो यहां पर आपका आएगा पंजाबी। लहदा जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा पंजाबी। अब ये भी इससे प्रभावित है, जैसा कि मैंने यहां लिखा है शौरसेनी भाषा से प्रभावित, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और एक इसका लास्ट है 6 नंबर, और 6 पर आएगा महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, इसमें जो आपका आएगा मराठी। ये आपकी एक टेबल है जिसको आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सके। तो ये आप पढ़ेंगे कि अपभ्रंश के भेद, तो मैंने आपको पढ़ाए 6 भेद। इसमें पहला शौरसेनी, और शौरसेनी में आपकी जो ये उपभाषा या बोलियां जो हम बोलते हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। जैसे मैंने कहा राजस्थानी वाला क्वेश्चन आ चुका है आपका। मागधी की बात कर लिया, अर्धमागधी पहले किसी की बात कर लो। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है, मागधी में बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। 4 पर खस अर्थात पहाड़ी क्षेत्र शौरसेनी से प्रभावित है। फिर ब्राचड़ जो पंजाबी है, ये भी इसी से प्रभावित है। और चौथा हमने पढ़ा महाराष्ट्री, जहाँ पर इसकी जो बोली या उपभाषा है वो क्या है आपकी मराठी। तो ये एक टेबल है, और आपको ऐसे कैसे याद करना पड़ेगा, चाहे आप इसको बुक से याद कर लो, चाहे इसके टेबल से कैसे भी आ सकते। और यहाँ से क्वेश्चन अब डालना शुरू हो गया है, हर कंपटीशन में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आराम से आप इसको याद कर सकते हो। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, कोई ट्रिक्स नहीं होती है, सीधा इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी तक हमने पढ़ा हिंदी कहाँ से आया, कौन सी कुल भाषाएं कौन सी है, कितने भाषा परिवार हैं, कौन कौन से होते हैं, किसकी शाखा है, इसकी उपशाखा है, इसका विकास क्रम। उसके बाद मैंने पढ़ाया कि आर्य भाषाओं का विकास है, उसमें अपभ्रंश के भेद कौन से, तो हम 6 भेद पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद एक परिभाषा बताता हूं, और उसके बाद इसको हम जोड़ेंगे। एक ये क्वेश्चन भी आता है परीक्षाओं में, बोली, और यहां इसके साथ भी इसको जोड़ा जाता है। ये सिलेबस का हिस्सा है, जान लेना। फिर इसको वहां मत पढ़ना जैसे मैंने पहली क्लास में पढ़ा। जैसे हमने वहां पर बताया कि भाषा किसे कहते हैं, तो वह भाषा एक वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है, दूसरे के विचारों को स्वयं ग्रहण करता है, भाषा कहलाती है। वो भाषा की परिभाषा यहाँ नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ मैं पहले आपको बताने जा रहा हूँ बोली किसे कहते हैं, और बोली का जो एक रूप है वो भाषा कहलाता है। तो यहाँ एक परिभाषा अलग बनेगी जिसको आपको याद करना है, जो एक सिलेबस का हिस्सा है। तो यहाँ आएगा बोली किसे कहते हैं, तो हमने क्या पढ़ा है, छोटे से क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली, बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे हम बोली कहते हैं। जो लोकल एरिया होता है, एक छोटा सा एरिया होता है, क्षेत्रीय भाषा में जो हम भाषा बोलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बोली। ठीक है, लेकिन इसकी जब परिभाषा इसके आधार पर बनेगी तो आपको ये याद करना है, बोली का विकसित रूप, बोली का विकसित रूप क्या कहलाता है, तो ये आपका आंसर आएगा जो भी मैंने लिखा। बोली का विकसित रूप क्या कहलाता है, भाषा। ये यहां ऐसे याद करना है, जब बोली और भाषा दोनों को जोड़ा जाता है तो जो परिभाषा पहले पढ़ाई है उसको याद नहीं करना है। बोली का जो विकसित रूप है वो भाषा कहलाती है, और एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, हर क्षेत्र की अपनी अलग भाषा होती है जिसको हम बोली या उपभाषा के नाम से जानते हैं। उपभाषा, उपभाषा इसलिए कहा जाता है कि कुछ भाषाएं ऐसे जिसमें साहित्यिक रचना होती है, साहित्य लिखे जाते हैं, इसलिए उसको भाषा, जैसे ब्रज भाषा है, आपका अवधी है, ये जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है,
अब यहां से ही आपका क्वेश्चन निकलेगा, जिसको आप मैंने कहा ना उपभाषा कह दो, या छोटे से शब्द को अगर लें तो बोलियां। और प्रश्न आता है कि हिंदी में बोलियों के कितने वर्ग हैं, तो यहाँ जब बात होगी तो इसके वर्ग कितने बनेंगे, तो आपके 5 वर्ग हैं। और इसमें कुल कितनी बोलियां, ये क्वेश्चन आता है, इसमें कुल कितनी बोलियां, तो यहाँ आपको 17 ही याद करना है, ये 17 ही डाला हुआ है। कुछ एक इसको 18 पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि हर स्टेट का अपना बोर्ड है। एनसीईआरटी बुक छापती है, एससीईआरटी छापती, पता होगा। और जिस लेवल पे आप तैयारी कर रहे हो तो आप पता ही है कि जैसा जैसा लेवल होगा उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो ये आपको पढ़ाया जा रहा है ये सारा हिंदी व्याकरण है, जो 10+2 तक पढ़ाया जाता है। तो वहाँ चर्चा 17 की होगी। तो बोलियां आपकी 17 हैं, भाग इसके 5 हैं, जिसकी हम चर्चा करेंगे। अब बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? बोलियों का वर्गीकरण, बोलियों का वर्गीकरण कितने वर्गों में बटाया है? 5। जैसे मैंने कहा कि बोली को हम क्या कहते हैं? उपभाषा। कई बार इसको भाषा न कहकर विभाषा भी बोला जाता है, और कई इसको अलग अलग पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, ये इसी का हिस्सा है, उपभाषा या विभाषा। और इसमें से भी एक क्वेश्चन पक्का आना है, जिसकी आप जो तैयारी करें वहां तक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कौन से हैं? टेबल बनाते हैं आपको और समझाते हैं। इसमें कौन कौन से, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, एसआई जो आप एलडीसी जो भी कर राजस्थान में, तो वहाँ पहले हम उसी को डालते हैं और वहाँ आएगी राजस्थानी। राजस्थानी नंबर 1, नंबर 2। राजस्थानी के बाद पूर्वी हिंदी, नंबर 3 पश्चिमी हिंदी, नंबर 4 बिहारी, और नंबर 5 पहाड़ी। ये हैं इसके वर्ग। अब इनमें कौन कौन सी भाषा है उसके हम चर्चा करेंगे। जो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी आप पढ़ते हो जहाँ हिंदी की चर्चा होती है, या स्टेट गवर्नमेंट में जब भी कोई वैकेंसियाँ निकलती हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ हमें वो बोलियां भाषाएं जो हम पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे याद करेंगे कि कौन सी किस किस में आती। ठीक है। अब इनका जो क्षेत्र है कहाँ कहाँ, नंबर 1 जैसे हमने चर्चा की राजस्थानी, अब राजस्थानी में कौन कौन सी, अब राजस्थानी में जो कौन कौन क्षेत्र है जहां ये बोली जाती, तो हम पढ़ते हैं पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थान जो हिस्सा है, पूर्वी राजस्थानी, क्योंकि भाषा की चर्चा इसलिए राजस्थानी लिखा जा रहा है। पूर्वी के बाद पश्चिमी, राजस्थान। नंबर 3 उत्तरी राजस्थानी, और इसका एक हिस्सा और है दक्षिणी राजस्थान। ये हम पढ़ते पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी। अब वहां कौन कौन सी है
आपकी बोलियां हैं, ये उपभाषाएं हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम इस पूर्वी की। पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ कौन कौन सी भाषाएं आएंगी? तो पूर्वी में आपने पढ़ा होगा जयपुरी। जयपुर के क्षेत्र में जो बोली जाती है, जिसको हम इस नाम से भी जानते हैं ढूंढाड़ी, जिसको एक शब्द है ढूंढ, और ढूंढ का अर्थ होता है टीला। वहाँ ये भाषा बोली जाती। इसके बाद आपका है पश्चिमी क्षेत्र, और पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है आपकी मारवाड़ी, जो मारवाड़ का क्षेत्र है। इसके बाद दक्षिण में, तो दक्षिण में आपका है मालवी। बच गया उत्तरी, तो पता ही है आपको, उत्तरी में आपका आएगा मेवाती क्षेत्र। ये 4 भाग हैं और ये इसकी भाषाएं हैं, इनको याद कर सकते हो। इसके अलावा और भी पढ़ाते हैं आपके हाड़ोत्तरीय जो भी हैं, लेकिन मोस्टली जो परीक्षा में आता है वो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। पूर्वी राजस्थान, आपका पश्चिमी, उत्तरी और ये आपका दक्षिणी। तो ये आपका पहला भाग है, राजस्थानी में कौन कौन सी आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं, उपभाषाएं आपकी, जिसकी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो पूर्वी हिंदी में आपकी आएंगी अवधी, बघेली और आपका छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी ये आपकी यहाँ पे आएंगी, तो आपको याद करना है। फिर है आपका अगला 3 नंबर पे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी में ब्रज, ब्रज भाषा, बुंदेली जो बुंदेलखंड में बोली जाती है, कन्नौजी जो कन्नौज के क्षेत्र में बोली जाती है। तो हमें यहाँ क्षेत्र नहीं पढ़ना, भाषाओं के नाम पढ़ना। कन्नौजी, बुंदेली और ब्रज ये आपके आती हैं यहाँ से। अब है 4 नंबर, पे राजस्थानी पढ़ा, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, उसके बाद बिहारी। यहां से क्वेश्चन भी डला हुआ है। बिहारी में कौन कौन सी हैं? मोस्टली भोजपुरी, भोजपुरी जो पूछी जाती है आपको, मगही और एक है मैथिली। ये 3 इस। अब लास्ट है 5 पे पहाड़ी। पहाड़ी में गढ़वाली उत्तराखंड में, कुमाऊनी, कुमाऊनी। एक और आता है मंडियाली। मंडियाली जो हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ बोला जाता है मंडियाली, जो अक्सर लोग पढ़ाते हैं इसको पहाड़ी। लेकिन यहाँ आज ये पढ़ाया जा रहा है गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली। और ये क्वेश्चन में भी आ रहा है, उत्तराखंड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप किसी क्षेत्र कहीं भी देते हो, जहाँ से भी आप जो भी फार्म भरते हो उसमें तैयारी करते हो, तो ये इसका प्रारूप होगा। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो है बोलियों कितने वर्गों में बांटा गया, कितनी बोलियां हैं, 17। ठीक है, जैसे मैंने कहा 18, तो 1-2 और जुड़ जाती है। जैसे अभी मैंने मंडियाली जोड़ा हुआ है, तो इसमें मैंने पढ़ाया राजस्थान में कौन से हैं, तो 4 क्षेत्र आते हैं इसके, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जैसे पढ़ाया मारवाड़ी, जयपुरी,
मेवाती और मालवी। फिर हमने पढ़ा पूर्वी हिंदी में, तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसके बाद आपका पश्चिम में क्या आ गया, तो ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है। इसके बाद बिहारी में जैसे पढ़ाया भोजपुरी, मगही और मैथिली, और पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली। ये आपको यहाँ से पूछाती है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। इसके बाद ये तो हमने चर्चा की हिंदी, भारतीय हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो कौन कौन सा है, कौन कौन सी आर्य भाषा परिवार का विकास हुआ, अब भ्रंश के भेद कितने आए, कितनी इसमें बोलियां आई, कौन कौन सी बोलियां हैं। अब फिर हम वापस आते हैं हिंदी पर, और यहाँ एक चर्चा और कर लेते हैं। अब यहाँ जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो एक अलग तरीके का क्वेश्चन आएगा, और वो ये आएगा कि हमारे देश में जब संविधान बना तो हिंदी को किसका दर्जा दिया गया, राजभाषा का दर्जा। हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, और वहाँ पर अनेक भाषाएं होती हैं जिसको हम पढ़ेंगे। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, ये आपको यहाँ से पढ़ाना है। तो यहाँ इसको देख लेते हैं एक बार। लेकिन मैं राजभाषा पढ़ाने से पहले जब देश आज़ाद हुआ तो वहाँ पर एक ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, राष्ट्रभाषा। ये क्वेश्चन आया हुआ, पूछा हुआ क्वेश्चन कि जब देश आज़ाद हुआ तो ये आवश्यकता पड़ी कि आम लोगों की भाषा कौन सी होनी चाहिए जिसमें लोग प्रयोग करते हैं, अधिकांश लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो वहाँ एक सर्वे के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में चुना, एक सर्वे करवाई गई, और सर्वे जब कराई गई 100 में से 70% लोगों ने हिंदी को चुना। तब से ये हमारे देश की भाषा बनी, बोलचाल की भाषा जिसको हम कहते हैं। ठीक है। लेकिन जब संविधान बना तो संविधान के बारे में सबको पता है कि संविधान हमारा उधार का थैला है, हमारा अपना संविधान तो है ही नहीं, चुरा करके बनाया। ठीक है। लेकिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक तो आ गया राष्ट्रभाषा, जो देश की बोलचाल की भाषा है, ये सर्वे के अनुसार इसको बताया गया। फिर क्वेश्चन आता है राजभाषा क्या होता है, यहां आप इसको समझ लीजिए। राजभाषा को दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, प्रशासनिक भाषा। प्रशासनिक भाषा जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, गवर्नेंस लैंग्वेज जो बोला जाता है आजकल। ठीक है। जिसमें राज्य के काम या सरकारी कार्य, सरकारी जो भी कार्यालय हैं और वहाँ जो काम होता है जिस भाषा में, उसे हम राजभाषा या प्रशासनिक भाषा कहा जाता है। इंग्लिश में इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बोला जाता है, जिसको आजकल एक नया नाम दिया है गवर्नेंस लैंग्वेज, आज का जो आधुनिक नाम है। तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजभाषा किसे कहते हैं, जिसमें राजकीय काम होते हैं, राजकीय कार्य जिस भाषा में किए जाते हैं उसे राजभाषा। और हमारे देश की राजभाषा है हिंदी, लेकिन संविधान के अनुसार, और इसके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं जो हर परीक्षा में आए हुए हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं, आप भी जान लीजिए। यहां से बता रहा हूं 5 क्वेश्चन। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, तो हम सीधा पढ़ेंगे, संविधान के अनुसार मिला हुआ है। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 ए, अगर ए नहीं आता है तो हिंदी में ए आएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 343 ए के अंतर्गत अनुच्छेद 343 ए था, भाग 17 अध्याय 1, अध्याय जो है वो पहला के अंतर्गत, कब, सितंबर 14 सितंबर जो आप बोलते हैं, सितंबर 14 1949 को हिंदी को किसका दर्जा मिला, राजभाषा का। लेकिन लागू कब हुआ, ये आती है बात
लागू होता है 1950। अलग अलग क्वेश्चन है, आप जीके पढ़ते हो। तो यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। तो ये आपके दिया हुआ है सितंबर 14, 1949। लागू होता है 1950 में। ठीक है, किस अनुच्छेद 343 ए या ए भाग 17 अध्याय 1, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और यहाँ ये भी आया हुआ है कि जब इसको लागू किया तो वहाँ एक क्वेश्चन बना, हिंदी दिवस कब मनाया जाता। ये भी क्वेश्चन आता है, हिंदी दिवस। और हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, सितंबर 14 या 14 सितंबर, 14 सितंबर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ऑप्शन से आएंगे और वहां कंफ्यूज ना कर दे। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को, एक केवल 14 सितंबर देते हैं, एक आ जाए प्रतिवर्ष। हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि उसी दिन हमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद। दूसरा आया था कि यहाँ जो भाषाओं की चर्चा होती है कौन से अनुच्छेद में होती है, ये क्वेश्चन राजस्थान में आया हुआ है। 343 से लेकर 351 तक भाषाओं की चर्चा है। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 343 से लेकर 351 तक, इसको याद कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताया राजभाषा का दर्जा कहाँ से मिला है, सीधा याद कर सकते हो, अनुच्छेद 343 ए नहीं तो ए आएगा, भाग 17 अध्याय 1। कब, सितंबर 14, 1949। लागू हुआ 1950। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को। ये आपके क्वेश्चन सभी आए हुए हैं जो जो अभी आपको मैंने रिपीट किए। ये भी आया था 14 सितंबर खालिस्तान को। ठीक है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला तो ये भरा गया था 1949। लेकिन लागू होना अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग, कभी इसको एक में हाक लो। ठीक है, तो यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे जो जो मैंने बताया। फिर आता है कि एक अनुसूची है, इसमें कौन सी अनुसूची के तहत यहां जो भाषाएं शामिल की गई, तो अनुसूची 8। ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि आपकी जो अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई। तो संविधान की अनुसूची 8वीं जो अनुसूची है उसके अंतर्गत आपको यहां क्वेश्चन बता रहा हूं आगे। तो वहां थोड़ा ब्रीफली बता देता हूं, वर्बली में आपको वहां आएगा जब अनुसूची 8 के तहत कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी उस समय। तो कुल भाषाएं थी 14 भाषाएं थी। लेकिन आगे बढ़कर इनका और बदलाव हुआ। तो 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं मैं आपको वर्बली बताता हूं। आपका असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इनको मिलाकर, ये आपका पढ़ा हुआ भी है, वहां कुल ही पूछेंगे, नाम नहीं पूछेंगे कौन कौन सी थी। लेकिन बात है 14 के बाद 15 बनी, और 15वीं कौन सी बनी। 15वीं आपको पता है सिंधी बनी थी। लेकिन अमेंडमेंट हुआ, एक संशोधन हुआ, और 15वीं जब बनाई, जो कौन सा संशोधन था, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका था 21वां संशोधन था जिसमें सिंधी को मान्यता दी गई। कब, 1967 में ये 15वीं बनी। इसके बाद फिर संशोधन हुआ, कौन सा, 71वां संशोधन हुआ, और वहां कितनी भाषाओं को और मान्यता दी गई। तो वहां पर आपकी है 3 भाषाएं। फिर 3 भाषाओं को मान्यता मिली जिसमें नेपाली, कोंकणी, नेपाली और आपकी कोंकणी, और एक मणिपुरी, इनको दिया गया। इसके बाद एक फिर संशोधन हुआ, कौन सा, वो आपका हुआ 92, और यहां 4 भाषाओं को मान्यता दी गई। और वो 4 कौन सी हैं, बोडो, संथाली, बोडो आपकी, संथाली, डोगरी और मैथिली, इनको मिलाकर वर्तमान समय में, इस समय जो भाषाएं हैं वो कुल कितनी हैं, 22। ये क्वेश्चन अलग अलग आ सकता है।
इस समय जो अनुसूची 8 में कुल भाषाएं थी वो थी आपकी 14। उसके बाद 15वीं बनी, आपका 2100 संशोधन हुआ 1967 में, तब यहाँ भाषा हुई सिंधी। इसके बाद फिर संशोधन हुआ 71, यह आपका हुआ, तो इसमें आपके 1950 में 1992 में जो आपका ये मणिपुरी और ये आया। उसके बाद एक संशोधन हुआ, इसमें 4, और इस समय वर्तमान समय में इसकी संख्या 22 है। ठीक है, तो ये एक आपका छोटा टॉपिक था जो आज मैंने आपको कराया। पहले हम पढ़ चुके हैं आपका सीधा भाषा, फिर मैंने आज पढ़ाया आपको व्याकरण, और उसके बाद पढ़ाया हिंदी का जो स्वरूप है वो सारा, संविधान में इसकी क्या रूपरेखा है, वो सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी गई है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें सीखने का प्रयास करो। फिर भी कोई डाउट्स होता है तो आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसका आपको जवाब मिलेगा जो पॉसिबल है और जो उचित है, और जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो। ठीक है, नहीं तो लेवल के हिसाब से क्वेश्चन डाले जाते हैं। कभी कोई ऐसा है कि इसका अपर लेवल का क्वेश्चन अपर लेवल पे आता है, जिसका जो अभी आपका जो हम यहाँ पे आपका जिसकी तैयारी करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मेरा अपना पक्का मानना, श्योर नहीं है, मैं इनश्योर हूँ, इतना मेरा ये एक्सपीरियंस अपना अनुभव कहता है जो आपको मैं यहाँ पे करवा सकता हूँ। ठीक है, तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगला जो चैप्टर आएगा जो दूसरा जिस पे हम चर्चा करेंगे, तो आज के लिए ही इतना ही रहेगा। आप सभी साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।